नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 21 जनवरी। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से जान लेना जरूरी है खबरें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की हुई भरपूर कोशिश। राहुल गांधी की यात्रा में जमकर पथराव, गाड़ियों को तोड़ दिया गया, पोस्टरों को फाड़ दिया गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीना गया, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर से भड़का ओवैसी का गुस्सा। तीसरी खबर में बताएंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर डरने वाली नहीं है कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की इस हमले को लेकर जताया विरोध। चौथी खबर में बताएंगे दोस्तों, चुनाव को ईवीएम को लेकर के आ गया है चुनाव आयोग का बड़ा बयान। बताएंगे आखिर कैसे 10,000 ईवीएम को लेकर आई है बड़ी खबर। एक एक करके बताएंगे, जहां मराठा आरक्षण को लेकर के फंस चुकी है महाराष्ट्र सरकार, जाएगी लोकसभा चुनाव की सभी 48 सीटें। एक एक करके बताएंगे, जहां वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है फाइनली ऐलान, विरोध करने का ऐलान कर दिया है मोदी सरकार के नए कानून का, वो भी बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, जहां ईडी हेमंत सोरेन और पूछताछ, क्या है हंगामा झारखंड में, सब कुछ खबरें जान लेना जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राहुल गांधी ने आखिरकार फाइनली क्या कुछ कह दिया है, तो सब कुछ खबरें आपको जान लेना जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अरुणाचल प्रदेश पहुंची भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया कांग्रेस पार्टी की यात्रा पर हमला, गाड़ियों को तोड़फोड़ डाला और फिर हमले को लेकर के भड़की कांग्रेस। बताया बीजेपी के गुंडों ने ही ये सब कारनामे किए हैं। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 7वें दिन अरुणाचल प्रदेश पहुंची थी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कांग्रेस पार्टी के इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला कर दिया और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के गुंडों ने भारत जोड़ो यात्रा पर हमला किया। असम में भाजपा ने अधिकार और न्याय की गारंटी को ध्वस्त करने की कोशिश की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता और नेता डराने और धमकाने से नहीं डरने वाले हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने कहा है कि हम असम में के लखीमपुर में भाजपा के गुंडों द्वारा भाजपा जोड़ो न्याय यात्रा वाहनों पर हमले और कांग्रेस के बैनर पोस्टर फाड़ने की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में भाजपा ने देश में न्याय और हर अधिकार को ध्वस्त कर और कुचल दिया है और ये विरोधी आवाज को दबाना चाहते हैं। भाजपा के सत्ता में आते ही लोकतंत्र का अपहरण हो गया है। खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस असम में भाजपा सरकार के इन डराने और धमकाने की रणनीतियों से डरने वाली नहीं है। आपको बता दें, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी कथित हमले का एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि सबसे भ्रष्ट सीएम हेमंत बिस्व शर्मा है। तो एक तरीके से राहुल गांधी की कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस डरी हुई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार बाबरी मस्जिद को लेकर मुसलमानों से छीना गया उनका हक, अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले फूटा ओवैसी का गुस्सा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उद्घाटन की तैयारियों के बीच 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन उससे ठीक पहले एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी साहब ने एक बार फिर से अपना गुस्सा निकाला है और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि भारतीय मुसलमानों से बाबरी मस्जिद को योजनाबद्ध तरीके से छीना गया है। दरअसल ओवैसी कर्नाटका के कलबुर्गी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने 500 साल तक बाबरी मस्जिद में नमाज अदा की। जब कांग्रेस के जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी। बाद में इन्हें हटाया भी नहीं गया। ये मेरी मस्जिद है और हमेशा रहेगी। उन्होंने आगे कहा है कि नायर उस समय अयोध्या के कलेक्ट्रेट थे। उन्होंने मस्जिद बंद करवाकर वहां पर पूजा करने लगे। जब विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ था, तब राम मंदिर का अस्तित्व नहीं था। महात्मा गांधी ने कभी राम मंदिर के बारे में कुछ नहीं कहा। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बाबरी मस्जिद को भारतीय मुसलमानों से छीना गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई, एक साथ चुनाव होने पर हर 15 साल में खरीदने होंगे 10,000 करोड़ के ईवीएम, सरकार ने बोला चुनाव आयोग। सरकार से चुनाव आयोग का बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दें, देश में अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराए जाते हैं तो नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीद के लिए चुनाव आयोग को हर 15 साल में करीब 10 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। देश के शीर्ष चुनाव निकाय ने सरकार को लिखे एक पत्र में ये बातें कही हैं। पत्र में आयोग ने कहा है कि ईवीएम की उम्र 15 साल है। एक साल चुनाव कराए जाने पर ईवीएम के एक सेट का इस्तेमाल 3 राउंड के चुनाव कराने के लिए किया जा सकता है। इस साल आम चुनाव कराने के लिए देश भर में करीब 11 लाख मतदान केंद्र बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईवीएम के 2 सेट, एक लोकसभा सीट के लिए, दूसरा विधानसभा क्षेत्र के लिए जरूरत होगी। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, जहां आखिरकार
कांग्रेस ने हाई लेवल कमेटी में एक देश एक चुनाव का किया विरोध। खड़गे बोले संविधान की मूल संरचना के है खिलाफ। कांग्रेस ने एक बार फिर से एक देश एक चुनाव का विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी हाई लेवल कमेटी के सचिव पत्र लिखा है। इस बीच उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं और कहा है कि हम इस चीज का विरोध करेंगे। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। वन नेशन वन इलेक्शन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इसका विरोध जो है वो होता रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल हाई लेवल कमेटी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि फिलहाल बीजेपी की कोशिश इस बीच स्पष्ट है कि बीजेपी ये नहीं चाहती है कि देश में लोकतंत्र बचा रहे, हर चीज एक में बना देना चाहती है, जबकि ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है भारत में और वहां एक साथ चुनाव की अवधारणा के लिए कोई जगह नहीं है, ये संविधान हमारा कहता है। एक और अपडेट, भूमि घोटाला केस में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की टीम से कल हुई पूछताछ। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भी सीआरपीएफ रही तैनात और झारखंड में फिलहाल जो है वो कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार तरीके से प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें खबर निकल के आई है, जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन से कल पूछताछ हुई और हेमंत सोरेन के घर के बाहर जो है आदिवासी संगठन सड़क पर उतर गए और इस बीच सीएम हेमंत सोरेन के पक्ष में जो है वो बीजेपी सरकार पर हमला बोला। आदिवासियों ने जो है सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया और सरकार को पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि जानबूझकर आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो यानी एक तरीके से देखा जाए हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसना बीजेपी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि आदिवासियों ने इस पर जोरदार गुस्सा जाहिर किया है। एक और अपडेट निकल के आई है, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्राण प्रतिष्ठा से पहले बजरंग बली यानी हनुमान जी के मुखौटा लगाए नजर आए, कहा राम मंदिर में पूरी तरीके से ढोंग। दरअसल आपको बता दें इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कल मुखौटा ओढ़े नजर आए और उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम हनुमान भक्त हैं, हम राम भक्त हैं, लेकिन हमें दिखावटी नहीं आता है। वहाँ एक राजनीतिक कार्यक्रम है और राजनीतिक कार्यक्रम होना ये हमारा धार्मिक जो है वो व्यक्तिगत विषय है। धर्म का इस्तेमाल निजी जीवन के आचरण में होना चाहिए, मगर बीजेपी और आरएसएस ने उसे भी एक चुनावी मुद्दा बना दिया है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है और बीजेपी आरएसएस इसे चुनावी रंग दे रही है। कल असम में हनुमान जी का मुखौटा भी ओढ़े राहुल गांधी नजर आए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 साल पहले जहां जमीन मिली थी, अब कहां तक पहुंचा निर्माण समझिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में करीब 25 किलोमीटर दूर धनीपुर नाम एक गांव में धनीपुर में एक शांत इलाका है, जहां छोटे छोटे घरों की एक मस्जिद को एक मदरसा भी है। वहां गांव में प्रवेश करते ही आपको खाली पड़ी जमीन दिखती है और यहाँ पर कुछ बच्चे भी रहे। यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है कि लगभग 2019 में राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ 5 एकड़ की जमीन दी गई है। यहाँ फिलहाल निर्माण कार्य जो है वो कहा जा रहा है कि वो होगा और जल्द ही निर्माण कार्य बढ़ने की तरफ है। खबर निकल के आया है कि अब इसके लिए एक नया जो है वो मस्जिद का नया नक्शा भी पास करा दिया गया है और जल्द ही एक भव्य निर्माण बाबरी मस्जिद का भी शुरुआत होगी। अगली एक और अपडेट अब अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए तेज। इराकी प्रतिरोधकर्ताओं ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर फिर से किया हमला। इराकी मुजाहिदीन ने एरबिल एयरपोर्ट के पास अमेरिकी सैन्य अड्डे पर एक बार फिर से भीषण हमला किया। इराक के इस्लामी प्रतिरोध ने एक बयान में घोषणा की कि प्रतिरोधकर्ताओं ने इराक और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ जौनी आक्रमण के जवाब में अपना अभियान जारी रखा है और उत्तरी इराक में स्थित हवाई अड्डे के पास अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। इराक के इस्लामी प्रतिरोध ने बारंबारता इस बात पर जोर दिया है कि इराक और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डे गाजा पर जौनी आक्रमण और अमेरिका द्वारा जौनी शासन के समर्थन की वजह से सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो सीधे तौर पर यहाँ पर इन्होंने एक तगड़ा अटैक किया है। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, इराकी प्रतिरोधकर्ताओं ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर किया हमला। ये हमने आपको बताया कैसे लगातार हमले बढ़ रहे हैं, खास करके अमेरिकी ठिकानों पर। एक और अपडेट, अमेरिका इजराइल में क्या भीषण युद्ध शुरू होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हटाने के लिए एक बार फिर से जोर दिया। उन्होंने कहा है कि हम एक मिशन शुरू कर रहे हैं। फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के खिलाफ नेतन्याहू का बयान अफसोसजनक है। ये बातें खुद अमेरिका की तरफ से निकल के आई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीन की टू स्टेट थ्योरी को नहीं मानते हैं तो फिर सत्ता से उन्हें हटाने में भी देर नहीं लगेगी। तो क्या अब इससे अमेरिका के इस बयान से एक बात क्लियर है कि असल में अमेरिका जो है वो इजराइल
जो है वो अमेरिका का एक पपट है और इजराइल में अमेरिका की ही चलती है। अमेरिका एक झटके में अगर नेतन्याहू को हटा सकते हैं तो इस युद्ध को भी रुकवा सकते हैं, लेकिन जानबूझकर इस युद्ध को चलाया जा रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, पूर्व इजरायली सेना प्रमुख ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को करारा तमाचा दिया। कहा इजरायली सरकार हमास के खात्मे का दावा करती है और दूसरी तरफ कहती है कि हम बंधकों की रिहाई कराएंगे, जबकि ये दोनों ही विरोधाभास है। उन्होंने हमास के साथ युद्ध के माध्यम से इजराइल अपने यहूदी कैदियों को कभी मुक्त नहीं करा सकता है। इजराइल को हमास के साथ कैदी विनियमन समझौता करना होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा, ये आपको बता दें इजराइल के पूर्व सेना प्रमुख हैं, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये दोनों कंट्राडिक्शन है, यानी दोनों में विरोधाभास है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम इजरायली सैनिकों को जो है वो रिहा कराएंगे और एक तरफ आप कहते हैं बंधकों को, इजरायली बंधकों को हम रिहा कराएंगे और एक तरफ कहते हैं कि हम हमास का खात्मा करेंगे। तो ये हमास और इजरायली बंधक बोथ आर सेम, यानी जो इजराइल जो हमास हैं वो उन्हीं के द्वारा ही जो है वो बंधकों को रिहाई किया जाएगा। जब उनका खात्मा होगा तो किसी भी सिचुएशन में बंधकों की रिहाई नहीं हो सकती है। ऐसे में हमास के साथ हमें समझौता करना ही पड़ेगा बंधकों की रिहाई के लिए। एक और अपडेट निकल के आई है, रूस ने की यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों की निंदा और रूस पहुंचे हमास के जो प्रतिनिधि उनसे मुलाकात की है, हथियारों की बिक्री पर जोर। जी हाँ, दरअसल एक बार फिर से क्या युद्ध तेज होने वाला है। दरअसल खबर निकल के आई है कि हमास के कुछ टॉप लीडर्स जो है वो रशिया पहुंचे, रूस में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान रशिया ने फिलहाल यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर हमास का समर्थन किया है। इस बीच खबर निकल के आई है कि हमास के जो टॉप लीडर्स हैं वो रूस में रूसी रक्षा मंत्री और रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात की है और खास करके हथियारों के आयात पर बातचीत की है। कहा जा रहा है कि हमास जो है वो रूस से सीधे तौर पर हथियार ले सकता है और अगर रूस ऐसा करता है तो अमेरिका और रूस के बीच टकराहट तो बढ़ेगी ही, लेकिन रूस का खुला समर्थन जो है वो फिलहाल हमास को हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी नेतन्याहू इस युद्ध को रोकने वाले नहीं हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 15,000 करोड़ डॉलर के एक समझौता किया जिसमें आर्थिक बजट पास किया है, खास करके इस युद्ध में और लड़ाई लड़ने के लिए। एक और अपडेट, मालदीव और भारत के बीच रिश्ते सामान्य करने की बातचीत तेज, दोनों विदेश मंत्रियों की अहम बैठक। दरअसल आपको बता दें 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा की राजधानी कपाला पहुंचे। यहां पर उन्होंने मालदीव के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात के बीच ये कहा गया कि भाई साहब हम अपने संबंध को सुधारने की बात कर रहे हैं। मालदीव के विदेश मंत्री जयशंकर ने मुलाकात के दौरान कहा है कि हम दोनों जो है वो बातचीत के रास्ते मसले का हल करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, पन्नू की हत्या की कथित साजिश रचने के आरोपी निखिल गुप्ता के अमेरिका प्रत्यर्पण को मंजूरी। आगे समझिए। दरअसल आपको बता दें खालिस्तानी आतंकवादी गुरबंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोपी निखिल गुप्ता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं रही। हाल ही में अमेरिका की एक अदालत ने सबूत देने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर दिया। वहीं अब चेक रिपब्लिक की अदालत से बड़ा झटका लगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि चेक रिपब्लिक सरकार चाहे तो आरोपी भारतीय व्यक्ति को अमेरिका के हवाले कर सकता है। निखिल गुप्ता पर अमेरिकी सरकार के वकीलों ने पिछले साल नवंबर में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें खालिस्तानी अलगाववादी गुरुवंत पंत सिंह पन्नू को अमेरिका की जमीन पर मारने की कोशिश करने का आरोप लगा है। एक और अपडेट निकल के आई है, नीतीश की जेडीयू टीम का ऐलान, त्यागी और ताकतवर रामनाथ ठाकुर और संजय झा समेत 11 महासचिव। जी हां, जेडीयू की कमान संभालने के बाद नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अपनी नई टीम का गठन कर दिया। नीतीश की टीम में बड़ी जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर सौंप दिया है, जबकि पूर्व सांसद केसी त्यागी को राजनीतिक सलाहकार के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। वहीं आलोक कुमार सुमन को फिर से जेडीयू का कोषाध्यक्ष नामित किया गया है।